हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपके मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। अपने ज़िले में कोई कॉलेज या अपने घर के बगल में कोई कॉलेज चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। जैसे आपका जीके का पेपर है, जीके के पेपर में देखेंगे 50 प्रश्न होते हैं। 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपका हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होता है। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होते हैं, लगभग 35 से 40 आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं, सिर्फ डिजिट बदले रहते हैं। बाकी आपका यहाँ पर चौथा सब्जेक्ट में आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। तो आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा या डायरेक्ट आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आप लोग ज़रूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न दिया गया कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे जो प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और गद्य और जो पद्य दोनों में वेद है वह आपका यजुर्वेद है, यह आप याद रखेंगे। सबसे बाद का जो वेद है वह अथर्ववेद है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ से प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। जो सिखों के 10वें गुरु या जो अंतिम गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। बीएड में जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह यही पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो गुरु अर्जुन देव हैं इनको जहांगीर ने मरवाया था और जो गुरु तेग बहादुर हैं इनको औरंगजेब ने मरवाया था। यह दोनों पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो गुरु अर्जुन देव थे वह यहाँ पे जो जहांगीर का बेटा था खुसरो उसकी सहायता कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको मरवा दिया गया। और जो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर हैं यह इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से औरंगजेब ने इनको भी मरवा दिया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज था। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। रचना दिया गया, रचनाकार दिया गया है। राज तरंगिणी है, राज तरंगिणी के लेखक कल्हण है, सभी लोग जानते हैं, यह सब लोग जानते हैं। बाकी यहाँ पे पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है चंद्रबरदाई हैं, और दोनों प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके भी रचनाकार कालिदास हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो डी वाला आपका सुमेलित नहीं है। आपको ये तीन तो याद ही रखने हैं क्योंकि बीएड में पूछे गए हैं, आगे भी रिपीट हो सकते हैं। राज तरंगिणी के लेखक कल्हण है, पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार या लेखक है चंद्रबरदाई हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, उसके जो लेखक हैं वह कालिदास है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रथम ने कराया था। सबसे पहला तो आपसे यही पूछा जाता है कि यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो आपको ट्रिक कर देना है, तंजौर में है। बाकी यहाँ पे इसका जो निर्माण है राज प्रथम ने कराया है, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह गुवाहाटी में है, और गुवाहाटी जो है यह असम राज्य में है, यह पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में है, जो चार मीनार है वह हैदराबाद में है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो यहाँ पे हिमालयी श्रृंखला है उसमें देखेंगे आपका यहाँ पे अरावली वाला पर्वत आ जाता है, कराकोरम आ जाता है, हिंदुकुश आ जाता है, कुनलुन नहीं आएगा। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे भारत का जो पूर्वी तट है उस पर स्थित कौन कौन से पत्तन हैं। तो जो पूर्वी तट है उस पर तो आपका पाराद्वीप और हल्दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में पाराद्वीप और हल्दिया दोनों दिया गया है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत में जो अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है वह चावल है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा चावल ही होते हैं। तो ए वाला राइट आंसर है। अगला यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, यहाँ से पोटोमेक हो जाएगा। डी वाला राइट आंसर है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और आप सभी को कमेंट करना है यहाँ पे कि जो यूएसए है संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसकी राजधानी कहाँ पर है, यह आप लोग कमेंट करेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य वह है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह है जवाहर रोजगार योजना, जो कि बी में दिया गया। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि को दी गई थी। पंचवर्षीय योजना भी याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा पाँचवीं, जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी उसी में गरीबी हटाने के लिए गरीबी उन्मूलन पर काम किया गया। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा जीडीपी में से इमदाद घटा करके और जो अप्रत्यक्ष होता है उसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। जो समानता का अधिकार है किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 आपका यहाँ पे समता का अधिकार है, उसमें ए वाला राइट आंसर है।
इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। जो अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। भारत का महान्यायवादी दिया गया है तो इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है भारतीय संविधान ने राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांत है कहाँ से लिए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत है कहाँ की संविधान से लिया गया है, कहाँ के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। जो राज्य के यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो डी वाला राइट आंसर है। सुनिकाल किसका विवेकाधिकार होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा लोकसभा स्पीकर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। एन इकबाल म्यूजिक के लेखक हैं तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विश्वनाथन आनंद हैं उन्हीं की यह पुस्तक थी। जो विश्वनाथन आनंद थे उनकी जो पुस्तक थी वह थी माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गामा किरणें हैं तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो गामा किरणें होती हैं वह उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। यह उच्च ऊर्जा वाली होती हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो घरेलू मक्खी रहती है उसके द्वारा हैजा फैलता है। हैजा देखेंगे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा जो छोटी आंत होती है उसी में। मानव शरीर में जो पाचन होता है, पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वह जो आपकी छोटी आंत होती है उसमें संपन्न होता है। तो छोटी आंत दिया गया है सी वाले में। तो सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है और यह भी प्रश्न पूछा गया था बीएड में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किया गया, यह आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट है वह आगरा में है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। सुशासन दिवस की बात किया गया है तो 25 दिसंबर। 25 दिसंबर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, सी वाले में। सुशासन दिवस 25 दिसंबर, सी वाला राइट आंसर है। निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति नहीं अपनाई गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए जो यहाँ पे भारत में जो विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि जो नोट होती हैं उनका चलन बंद करके वहाँ पे नई नोट यहाँ पे जारी की जाती है। जैसे यहाँ पे 2016 में आपको याद होगा कि 500 और 1000 की नोट बंद हुई थी। तो यहाँ पर देखेंगे 1978 में हुआ था और 1946 में भी हुआ था और 2016 में भी हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो विमुद्रीकरण है वह 1999 में नहीं हुआ था। सी वाला राइट आंसर है। बाकी 2016 वाला आपको याद होगा 500 1000 की नोट बंद हुई थी और 1946 में 10,000 की भी नोट होती थी, उसको भी बंद किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बरसाना में। बरसाना देखेंगे कहाँ पर है, बरसाना दिया गया बी वाले में। तो बी वाला राइट आंसर है। लठमार होली है तो यह बरसाना में खेली जाती है, बरसाना में होती है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। ए वाला आपका राइट आंसर है। आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा धारा 66 एफ, बी वाला राइट आंसर है।
पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा अपघटक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन, क्योंकि भारत में हरित क्रांति दिया गया है, एम.एस. स्वामीनाथन होंगे। अगर विश्व में हरित क्रांति के बारे में आपसे पूछ लिया जाता या जनक ही पूछ लिया जाता तो नॉर्मन बोरलॉग होते, और अगर श्वेत क्रांति के बारे में पूछा जाएगा तो वर्गीज कुरियन होंगे। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 943 है। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें देखेंगे जो भारत में लिंगानुपात है, भारत में लिंगानुपात का मतलब कि 1000 महिलाएं हैं और उस पर 943 पुरुष हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश का भी याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश का 912 है, 912 महिलाएं हैं और उस पर 1000 पुरुष है। यह पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। भारत का पूछा जाएगा 943 हो जाएगा, यूपी का पूछा जाएगा 912 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें होगा आपका पूर्णभूत है, मैं खाना खा चुका हूँ तो इसमें पूर्णभूत हो जाएगा। पूर्णभूत बी वाले में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। यड़ संधि का जो संबंध है किस संधि से है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो यड़ संधि है यह देखेंगे जो स्वर संधि होती है उसके प्रकार में देखेंगे तो यड़ आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि महाजन शब्द में समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनिकार्थी नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर देखेंगे आप लोग भी जानते हैं कि जो पत्र होता है, पत्र का अर्थ क्या होता है, पत्ता होता है, यह तो आप जानते होंगे। पत्र का मतलब चिट्ठी भी होती है, यह भी आप लोग जानते हैं। और यह भी जान लीजिए कि पत्र का जो यहाँ पे अनिकार्थी होता है वह पुष्प भी होता है, पंक्ति नहीं होगा। तो सी वाला राइट आंसर है। पूछा गया कौन सा वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो ऋतु शब्द दिया गया है यह आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भुजंग का पर्यायवाची ब्याल होता है, सर्प तो आप जानते ही होता है, पन्नग भी होता है, गरुड़ नहीं होगा। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र, इसमें विशेष्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर विशेष्य आपका घर हो जाएगा, और इसमें आदमी हो जाएगा, और यहाँ पे वस्त्र हो जाएगा, यह विशेष्य हैं। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि वाच्य होते हैं। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। निम्न में भाववाच्य बताइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। भाववाच्य का मतलब होता है जो क्रिया होगी भाव के अनुसार लगेगी। यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब चला जाए, यह क्या हो जाएगा, भाववाच्य का उदाहरण बी वाला राइट आंसर है। समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। समुच्चय बोधक दिया गया है तो यहाँ पर अविकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि हिंदी में वचन होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और एक पॉइंट याद रखेंगे कि हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कमला हो जाएगा। सरस्वती का जो पर्यायवाची होता है वाणी होता है, वीणा पाणी होता है, शारदा होता है, कमला नहीं होगा। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला इच्छु का तद्भव रूप है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ईक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला रेलगाड़ी शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संकर शब्द है, क्योंकि दो अगर भाषा से कोई भी शब्द बनता है तो उसको संकर शब्द वो कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला थोक का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यायिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला विभू का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है क्या देखेंगे हो जाएगा सर्वव्यापक या नित्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। अगला व्यास का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समास हो जाएगा। समास का यहाँ पे जो विलोम होता है व्यास होता है, व्यास का विलोम समास होता है, याद रखेंगे बीएड में पूछा गया था, तो ए वाला राइट आंसर है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ओछी हरकत से कोई भी कार्य सिद्ध करना, तो यहाँ पर क्या होगा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। उपसर्ग के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं कि उपसर्ग शब्दों में आगे लगे होते हैं, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा अधि हो जाएगा। अधि देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया, सी वाले में दिया है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तत्सम उपसर्ग लगा हुआ है, जो उप है वह तत्सम उपसर्ग है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दांश होते हैं। प्रत्यय क्या होता है, शब्द का ही तो अंश होता है, तो यहाँ पे क्या होगा शब्दांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षा का उपेक्षा लिखा गया, यह तो सही है। अग्रज का अनुज लिखा गया, यह सही है। आदान का प्रदान लिख दिया गया, यह सही है। तो सी वाला राइट आंसर होगा, यह त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रयोग के आधार पे शब्द भेद है, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पनही शब्द का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से उपानह होता है, उपानह दिया गया डी वाले में, डी वाला राइट आंसर है। अगला है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊ रहेगा, आधा द रहेगा, उसके बाद य रहेगा, फिर से आ रहेगा, उसके बाद आधा न इससे बनेगा उद्यान। और यहाँ पर देखेंगे सी वाले में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। सरयुर्मी में संधि है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा सरयू धन उर्मी, तो यहाँ पर देखेंगे ऊ से वो मिल रहा है तो दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा भास हो जाएगा। भास से बना है भाषा, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, धातु धन उष्मा, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है, ऊ से वो मिल रहा है, तो सी वाला राइट आंसर है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है बहुब्रीहि समास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। उपसर्ग को कहते हैं, तो उपसर्ग आपका होता है शब्दांश होता है, उपसर्ग हो या प्रत्यय सब के सब शब्दांश होते हैं, शब्द का ही अंश होता है, इसीलिए इसको शब्दांश कहा जाता है, ए वाला राइट आंसर है। लिपि की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा को लिखने में। लिपि की आवश्यकता कब होगी, भाषा को लिखने में, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली निकली है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह निकली पश्चिमी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। मध्य स्वर कहते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अ को, जो अ है उसी को मध्य स्वर कहा जाता है, डी वाला राइट आंसर है। निम्न में कंठ वर्ण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ के अंतर्गत जो पूरा का पूरा क वर्ग है वह आता है, और उसी के साथ अ भी आता है, ह भी आता है, विसर्ग भी आता है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने र धन म का रूप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे बनेगा यहाँ पे यह जो होता है जैसे मर्म में जो म रम आता है वही है,
तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। प्र में पूर्ण वर्ड है तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोगों को प्रयास करना है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे र हो जाएगा। इसमें देखेंगे जो प्र बनता है वह किस तरह से बनता है, उसमें प रहता है, प आधा रहता है, और जो र रहता है यह पूरा रहता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर, बहुत छात्र गलती यहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग लेकर के ज़रूर पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले। और यहाँ पे 2011 से 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिल रहा है। सभी सब्जेक्ट भी मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है या डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर भी शो हो रहा है। इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट है, जैसे करेंगे तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।